नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज पार्ट 11 को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। आपको बता दें कि आज जो कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी जीके क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर में स्थित है। बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? कैमूर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का पहला रबर डैम कहाँ स्थित है? बिहार का पहला रबर डैम गया में स्थित है। बिहार का पहला डैम कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील या कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील या कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। ये कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। यह झील वाली गोखुर झील है। यह क्या है? गोखुर झील है। कांवर झील आपका क्या झील है? गोखुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोघा झील या गोगा बिल या घोघा चाप झील किस जिले में स्थित है? घोघा झील या गोगा बिल या घोघा चाप झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कटिहार जिला में। कटिहार जिला में आपका घोघा झील स्थित है। इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। यह बिहार की सबसे बड़ी आर्द्रभूमियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कुशेश्वर झील या कुशेश्वर पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर झील या कुशेश्वर पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दें, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दरभंगा जिला में। कुशेश्वर झील या कुशेश्वर पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? तो आपका दरभंगा जिला में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की हुई थी? बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जून 1975 में। जून 1975 में हुई थी। आपको बता दें, गंगा नदी पर पटना के समीप दीघा और सोनपुर के मध्य बन रहे रेल सह सड़क सेतु के विकास में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को वर्ष भर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार के वनावरण में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार के वनावरण में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका हो जाएगा 1.03%। 1.03% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का पहला बाम्बू गार्डन कहाँ स्थित है? बिहार का पहला बाम्बू यानी बांस का बगीचा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोधगया में। बोधगया में बिहार का पहला बाम्बू गार्डन कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से
किस प्राकृतिक क्षेत्र में बिहार का अधिकतम क्षेत्रफल है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में बिहार का अधिकतम क्षेत्रफल है? यहाँ आपका ऑप्शन है पहला शिवालिक के तराई क्षेत्र, दूसरा आपका गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरा आपका दक्षिण गंगा का मैदान, चौथा ऑप्शन आपका मध्य गंगा का मैदान। तो यहाँ आपका आंसर बताना है, यहाँ आपको आंसर बताना है कि बिहार का अधिकतम क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान। यहाँ का आंसर क्या होगा? उत्तरी गंगा का मैदान। बिहार का प्राकृतिक क्षेत्र अधिकतम जो है उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है, यानी कि उत्तर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 54,000 वर्ग किलोमीटर है उत्तर बिहार का क्षेत्रफल। वहीं आपका दक्षिण बिहार का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण बिहार का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण बिहार का क्षेत्रफल आपका 4,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 4,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चोर मन ताल क्या है? बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चोर मन ताल क्या है? तो यह गोखुर झील है। बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चोर मन ताल क्या है? तो आपका गोखुर झील है। चोर मन ताल क्या है? तो गोखुर झील है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोखुर झील है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 7.76%, 7.76%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.76% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचित जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचित जिला कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रोहतास जिला। रोहतास जिला जो है अधिकतम नहर से सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? टीवी केंद्र कहाँ की स्थापित किया गया था? तो आपका मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कब? तो 1978 में। आपका मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस कवि को बाबा उपनाम से जाना जाता है? बिहार के किस कवि को बाबा उपनाम से जाना जाता है? बिहार के किस कवि को बाबा उपनाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। नागार्जुन को बाबा उपनाम से जाना जाता है। आपका नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन का असली नाम क्या था? नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का असली नाम आपका क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्यनाथ मिश्र का जन्म 1911 में मधुबनी जिले में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? 1911 में मधुबनी जिला में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेशिया नाटक नामक नाटक किसकी रचना है? विदेशिया नामक नाटक किसकी रचना है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। विदेशिया नामक नाटक किसकी रचना है? तो भिखारी ठाकुर की रचना है।
विदेशिया नामक नाटक भिखारी ठाकुर की रचना है। यह छपरा जिले के निवासी थे। इस नाटक में बिछोह और मिलन की अभिलाषा के गीत हैं। इन गीतों में नायक और नायिका के मन की आतुरता का सहज चित्रण होता है। विदेशिया नामक नाटक किसकी रचना है? तो आपका भिखारी ठाकुर का है। यह छपरा जिले के निवासी थे। इस नाटक में विदेशिया नाटक में बिछोह में बिछुड़न और मिलन की अभिलाषा के गीत हैं। इन गीतों में नायक और नायिका के मन की आतुरता का सहज चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा या बोलियां कौन सा है? बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा या बोलियां कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैथिली, वज्जिका, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बिहार में बोली जाने वाली बोलियां आपका है क्या है? मैथिली है, वज्जिका है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है। मैथिली, वज्जिका, भोजपुरी, मगही और अंगिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन कवि मैथिली साहित्य के प्रमुख रचनाकार रहे हैं? कौन सा कवि मैथिली साहित्य के प्रमुख रचनाकार रहे हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाकवि विद्यापति। महाकवि विद्यापति मैथिली साहित्य के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। महाकवि विद्यापति मैथिली साहित्य के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी में। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में 1921 में। वह क्या आंसर हो जाएगा? तो हजारीबाग में 1921 में आपका हजारीबाग में 1921 में आपका क्या हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में कैद करके रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो आपका हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल में। आंसर हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में कैद करके रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर हजारीबाग सेंट्रल जेल में। हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद करके रखा गया था। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। केयूर बिहार के किस जिले में स्थित है जहां से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुई है? केयूर बिहार के किस जिले में स्थित है जहां से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुई है? तो आपका गया जिले में है। केयूर आपका गया जिला में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केयूर बिहार के किस जिले में स्थित है जहां से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गया जिला में। केयूर कहाँ स्थित है? तो गया जिला में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नवपाषाणकालीन के संदर्भ में, नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है भीम बांध मुंगेर में, दूसरा है चेचर वैशाली में, तीसरा आपका सेनुवार हाजीपुर में, चौथा है चिरांद सारण में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा
शनिवार हाजीपुर, ये सही नहीं है। आपका शनिवार कहाँ है? तो रोहतास में है। शनिवार रोहतास जिला में है। भीमबाद मुंगेर में स्थित है। चेचर वैशाली में स्थित है। शनिवार हाजीपुर में स्थित है। शनिवार आपका रोहतास में स्थित है। चिरांद आपका सारण में स्थित यानी छपरा में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पहला आपका हीरा का चमकना, दूसरा मृत्तिका का बनना, तीसरा इंद्रधनुष का बनना, चौथा आकाश का नीला दिखना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आकाश का नीला दिखना। कैमरा दूरबीन के लेंस में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो आपका फ्लिंट कांच होगा। कैमरा दूरबीन के लेंस में किस प्रकार का के कांच का उपयोग किया जाता है? तो आपका है आंसर फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है निर्वात, तीसरा है कांच, जल, चौथा है कांच। तो यहाँ आपको बताना है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो आपका निर्वात में हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश गति कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाना यह किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा होगा प्रकाश का विच्छुरण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो खुले आकाश में तारों के टिमटिमाना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो दर्पण का आकार अवतल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक आपका हो गया डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हेनरी रुडोल्फ हर्ज ने। हेनरी रुडोल्फ हर्ज ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज आपका हेनरी रुडोल्फ ने किया था। इसके पश्चात अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका अवतल लेंस, दूसरा है समतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। आवर्धन कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन 3 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धन कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स हो गया अवतल लेंस का वह कॉन्वेक्स, अब उत्तल लेंस में कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष के रोगी को कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाता है? कहना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या उसके रोगी को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका आंसर अवतल लेंस का। अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि आपको नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। उसी का दूर दृष्टि दोष मतलब होगी आपका दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, आपको नज़दीक की वस्तु दिखेगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगी,
नज़दीकी वस्तु नहीं दिखेगी। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपको अवतल लेंस दिया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस दिया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय, पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन, दूसरा है आइंस्टीन, पहला न्यूटन, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा केपलर, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। क्या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? बताना है कि कौन कीट में नहीं आता है। पहला है मकड़ी, दूसरा घरेलू मक्खी, तीसरा मच्छर, चौथा खटमल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी आपका एक कीट नहीं है, बाकी सभी घरेलू मक्खी, मच्छर, खटमल ये सब कीट में आता है। मकड़ी आपका ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्न बतूता के अनुसार भारत में दिल्ली की तरह समान वर्ग में रखा जा सकने वाला एकमात्र शहर कौन सा था? इब्न बतूता के अनुसार भारत में दिल्ली की तरह समान वर्ग में रखा जा सकने वाला एकमात्र शहर कौन सा था? तो आपके लिए यहाँ ऑप्शन है, पहला है आपका लखनऊ, दूसरा है सतगांव, तीसरा है मदुराई, चौथा है दौलताबाद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। दौलताबाद ही एकमात्र ऐसा शहर था जो दिल्ली का मुकाबला कर सके। यह कथन इब्न बतूता का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं वह इस सभ्यता की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। निम्न कथन संविधान सभा के संयुक्त प्रांत के किस सदस्य द्वारा कहा गया था? आप फिर से सुन लीजिए आपका कथन, इस सदन में यानी कि संविधान सभा में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं वह इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। यह कथन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस सदन में जो भी लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं वह इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। निम्न कथन संविधान सभा के संयुक्त प्रांत के किस सदस्य द्वारा कहा गया था? तो पहला ऑप्शन का है श्रीमती दुर्गाबाई, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है आर.बी. धुलेकर, चौथा है गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आर.बी. धुलेकर ने कहा था। धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा था? अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? पहला ऑप्शन है आपका राजा जगन्नाथ कछवाहा, दूसरा है शहबाज खान, तीसरा है मान सिंह, चौथा है मिर्जा हकीम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजा जगन्नाथ कछवाहा। या जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था 1584 ईस्वी में अकबर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ साउथर्न इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ साउदर्न इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन आपका वसुंधरा फिलियोजथ, दूसरा है बर्टन स्टेन,
तीसरा आपका नीलकंठ शास्त्री, चौथा है जॉर्ज मिशेल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन जॉर्ज मिशेल। आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ साउदर्न इंडिया पुस्तक की रचना जॉर्ज मिशेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी एंड द मार्केट इन इंडिया पुस्तक की रचना किसकी है? मनी एंड द मार्केट इन इंडिया किसकी रचना है? तो अब पहला ऑप्शन आपका है संजय सुब्रमण्यम। पहला ऑप्शन है आपका संजय सुब्रमण्यम, दूसरा है तपन राय चौधरी, तीसरा रविंद्र कुमार, चौथा फ्रांसिस बेकन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संजय सुब्रमण्यम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी यौगिक में उपस्थित संगठकों को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक विद्युत रासायनिक विधि, दूसरा है तापन विधि, तीसरा है प्रभाजी आसवन विधि, चौथा है अपघटन के बाद आयन विनिमय विधि। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि, ऑप्शन 3 प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि से किसी यौगिक में उपस्थित संगठकों को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज ऑफ द रानी पुस्तक किसकी रचना है? राज ऑफ द रानी पुस्तक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन आपका गौतम भद्र, दूसरा है ताप्ती राय, गौतम भट्ट होगा, भद्र, दूसरा है ताप्ती राय, तीसरा है नारायणी गुप्ता, चौथा आपका सुमित सरकार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती राय। ताप्ती राय राज ऑफ द रानी पुस्तक की रचना किसने की थी? ताप्ती राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सिल्वर फर जूनिपर्स पाइन और बर्च निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? भारत में सिल्वर फर जूनिपर्स पाइन और बर्च निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है मैंग्रोव वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, चौथा है पर्वतीय वन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन पर्वतीय वन। भारत में सिल्वर फर जूनिपर्स पाइन और बर्च आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है, का सामान्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिडबी की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिडबी की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिडबी की स्थापना आपका 1990 में किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना ग्राम होता है? टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना ग्राम होता है? तो आपका आंसर है 2.5 ग्राम से 2.7 ग्राम तक। टेबल टेनिस गेंद का वजन 2.5 ग्राम से 2.7 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा था और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा था? तो कलकत्ता हाईकोर्ट था जिसकी स्थापना आपका 1862 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का संबंध किससे है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीति निर्देशक तत्व का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य से है। नीति निर्देशक तत्व का संबंध कल्याणकारी राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद नंबर 360 है। वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 में है और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वुमेन प्रीमियर लीग WPI
WPL 2023 का पहला मैच किस मैदान में और कहाँ खेला गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच किस मैदान में और कहाँ खेला गया? तो आपका आंसर है DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान में मुंबई में खेला गया था। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच आपका DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोआब शब्द का अर्थ क्या है? दोआब शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चालुक्य वंश का कौन संस्थापक था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था जिसने बादामी या वातापी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था जिसने बादामी और वातापी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय केलकर समिति का संबंध किससे था? विजय केलकर समिति का संबंध किससे था? तो आपका आंसर है जीएसटी से। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से था। इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य असम और सबसे अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। जिस भारत में जीएसटी 2017 से 1 जुलाई 2017 से लागू है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपका विलियम एस गोर ने किया था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था जिसने वातापी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो विलियम एस गौर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बार्लो को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ था? हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ था? तो मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1960 के दशक से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति ने विशेष तौर पर खाद्य उत्पादन में भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? हरित क्रांति ने विशेष तौर पर खाद्य उत्पादन में भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। सबसे ज़्यादा पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके उत्तर प्रदेश को ज़्यादा प्रभावित किया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, हरित क्रांति का लाभ मिला है। बाकी भारत के अन्य क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारतीय अभियान के समय इसका सेनापति कौन था? दक्षिण भारतीय अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो पहले आपका आंसर हो जाएगा मलिक कपूर आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो दक्षिण अभियान के समय गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चटगांव शस्त्रागार में छापामारी कब हुआ था और इसके नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार में छापामारी आपका 1930 में हुआ था और इसके नेता सूर्य सेन थे, जिसे प्यार से लोग मास्टर दास भी कहते थे या मास्टर दास सूर्य सेन भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल का विद्युत अपघटन की अभिक्रिया
किसका उदाहरण है? जल का विद्युत अपघटन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।